स्वागत में जो घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां इन तालियों की कर्जदार रहेंगी। हाँ, कहने से भी मत बजाओ, सिद्ध करके मानना सूरजपुर वाले हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये भाई साहब माइक थोड़ा सा सीटी मार रहा है, इसका चरित्र ठीक कर दो बिल्कुल। अब सीटी मारने वालों को एंटी रोमियो स्क्वाड बहुत अच्छा इलाज करती है, आप जानते हो। आज मैं 12 को चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बहुत मन के साथ आप सभी लोग बैठे हैं और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस मन से आप सभी लोगों ने इस महोत्सव को, इस उत्सव को महोत्सव में बनाया है, तब्दील किया है, जैसे आपने सभी कार्यक्रमों को बड़े मन के साथ सुना है, आज आप इस कविता के यज्ञ में भी आहुति लगाने के लिए बड़े मन के साथ बैठे हैं। सभी कवियों को बहुत मन के साथ आप सभी लोग सुनने के लिए बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप सबसे पहले इस समिति के लिए बजा दें, जिन्होंने ये शानदार कार्यक्रम आपके बीच में रखने का प्रयास किया। ये विचार उनके दिमाग में आया और जो पीछे तक मुझे लोग नजर आ रहे हैं, मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है। देखिए, हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो कभी किसी काल में बिखर गया था कुछ आतताइयों के कारण, हम चाहते हैं कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ने का काम किया जाए। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप कृपया करके आगे आके अपना स्थान ले लें। हम आपसे ज्यादा दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कृपया करके मेरा आप सभी से निवेदन है। हमारे कुनबे के बड़े कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने कहा, आज वो ईश्वर के चरणों में अपना स्थान ले रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए उनकी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। निश्चित रूप से, जैसा संचालक महोदय ने बताया कि आज आपके बीच में देश के वो महनीय कवि आए हैं जिनकी एक शाम पाने के लिए लोग बेताबी से बैठे रहते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये कवि सम्मेलन की क्रिया दोहरी प्रक्रिया होती है। जैसे न्यूटन्स की लॉ है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। जैसा आप लोग सामने से तालियां देंगे, जैसा प्यार देंगे, वैसा ये सभी कवि बड़े मन के साथ आपको कविता सुनाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना, आपका प्यार निरंतर हम सभी कवियों को मिलता रहे, तो आज इस उत्सव को हम महोत्सव में तब्दील करके जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप हमारे दूसरे पांव हैं। यदि आप हमारे साथ मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम यहां अडिग होकर के इस उत्सव को भविष्य के लिए महोत्सव में तब्दील करने का प्रयास करेंगे। मेरा मन है कि मैं एक बार छोटा सा परिचय आप सभी कवियों का आपसे करा दूं। आप मेरे राइट से देख रहे हैं, हमारे बीच में एक बहुत मजबूत देशभक्त का युवा स्वर जो 60-84 की भूमि से धौलाना से आपके बीच में आया है, जिसका नाम होता है सौरभ राणा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप उसके लिए बजा दें। उनके बराबर में आपकी ही मिट्टी का एक बेटा बैठा है जिसका नाम होता है मुकेश दक्ष। आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपके दिलों में कहीं क्रांति भाव बोने का काम वो करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय महेश योगी जी बैठे हैं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करें। उन्हीं के ठीक बराबर में हमारे आज के अतिथि कवि, मेरे बहुत प्रिय भाई वैभव शर्मा, जो गाजियाबाद से हमारे बीच में आए हैं, वो बैठे हैं। मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। उन्हीं के बराबर में हमारी बहुत प्रिय बड़ी बहन आदरणीय सरला मिश्रा जी बैठी हैं। आप उनकी कविताएं सुनेंगे तो आपको लगेगा वो मिश्रा हैं, लेकिन मिश्री जी खुशबू अपनी कविताओं में लेकर के आती हैं। और उन्हीं के ठीक बराबर में जो आज के इस कार्यक्रम को जोड़ने की सूत्रधार हैं, बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ, बहुत जुझारू और बड़े दिल रखने वाली हमारी बहुत प्रिय बड़ी बहन अंजलि सिसोदिया जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अंजलि दीदी के लिए बजा दें। उन्हीं के ठीक बराबर में इस देश का वो स्वर बैठा है जिसको तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से आप सभी लोगों ने सुना हो, जिनको तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से आप लोग निरंतर सुनते रहते होंगे। वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, आदरणीय प्रतीक गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप जोरदार तालियों से उनको स्वागत। हमारे बीच में उन्हीं के बराबर में आदरणीय प्रतीक गुप्ता जी के स्टूडेंट हैं, यहीं पे रहते हैं, सुभारती यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, के गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। देखिए, अब से पहले आपने बहुत सारे कार्यक्रमों का यहाँ आनंद लिया होगा, लेकिन ये कविता की शाम है। आप लोग समझ रहे होंगे कि आयोजकों ने कवि सम्मेलन किस लिए रखा। हमारे पास कोई हारमोनियम नहीं है, हमारे पास कोई तबला नहीं है, हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है। हमारे पास अगर आपको देने के लिए कुछ है तो वो हमारे सिर्फ शब्द हैं। ये शब्द आप तक पहुंच जाएंगे तो हमारा यहाँ आना सफल होगा। और एक बात मैं और कह दूं, लोग सोचते हैं कि कवि सम्मेलन क्यों कराए जाते हैं, कविता क्यों कराई जाती है। कविता इसलिए कराई जाती है क्योंकि कविता से आप किसी भी हालत में दूर नहीं रह सकते। हमारे कुनबे की बड़ी कलम
पद्मश्री से सम्मानित आदरणीय सुनील जोगी जी ने लिखा कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसने दिनकर के स्वर में हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। राम मंदिर में जाकर गाओ कविता भजन बन जाती है, वाह। मंदिर में जाकर गाओ कविता भजन बन जाती है, दरबारों के बीच अगर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। क्या बात है, माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, और अगली पंक्ति पर अगर सच कह दिया हो कविता के सम्मान में आपकी तालियां उठा देना कि मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, वो कविता है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज जिनका वंदन करिए, दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए, अभिनंदन करिए। बहुत मन से आप लोगों की चेतना मिल रही है। मैं जानता हूं कोई नृत्य का कार्यक्रम जो हो जाता है उसके बाद में ऐसा साहित्यिक कार्यक्रम करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप लोगों का मन इसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन पीछे जो लोग बैठे ये कंजूसी कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किस लिए कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आप अमीर आदमी हो। भाई साहब, मैं कवि सम्मेलन में गया, मैंने कविता पढ़ी, सभी ने ताली बजाई, एक व्यक्ति ने नहीं बजाई। जी मोहित भाई, मैंने कहा भाई साहब जब सबने ताली बजाई तो आपने क्यों नहीं बजाई? बोला मैं अमीर आदमी हूं, मैंने तालियां बजाने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। मैंने चुटकुला मारा, अम्मा जी वो पट्टा हंसा भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब जब सब हंसे तो आप क्यों नहीं हंसे? बोले मैं अमीर आदमी हूं, मैंने हंसने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। अब मैं उतर के गया तो सभी ने खड़े होकर के सम्मान किया, वो पट्टा भाई साहब खड़ा भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई साहब आप तो खड़े भी नहीं हुए। बोला बताया तो था अमीर आदमी हूं, मैंने खड़े होने के लिए 2-3 आदमी रखे हैं। एक दिन मिल गया भाई साहब तिलप्ता चौक पे घूमता हुआ, हाथ में सफेद रुमाल बंधा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब ये घटना कैसे हो गई? बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा शादी हो गई तो भाभी जी के साथ घूमने नहीं गए? वाह वाह। बोला अमीर आदमी हूं। आप लोग देरी से समझ रहे हैं, अगले साल भी मेला होगा, कुछ लोग तब हंस सकते हैं। मेले का कार्यक्रम अद्भुत होता है, हमारे यहाँ भी मेला लगता है। मैं एक दिन मेले में घूमने गया तो मैंने देखा एक लगभग 100 किलो की महिला, हाँ यहाँ इतनी कोई नहीं बैठी मैं देख नहीं पा रहा हूं, लगभग 100 किलो की महिला अपने 25 किलो के पति को लेकर के टैटू वाले के पास गई और टैटू वाले से बोली कि इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाले का पारा चढ़ गया, उसने विवादित ढांचे को देखा ऊपर से नीचे 3-4 बार और झुंझला के बोला ऐसा है इसके हाथ पे न बनने का शेर वेर। वाह। बोला इसके हाथ पे तो सांप बनेगा। वाह। और बोला सांप भी बनेगा बिना फन वाला। और बोला उसे भी इसी साल बनवा लिए वरना अगले साल तो कैंचू वही बनवाना पड़ेगा। जय वाह सौर्य जी वाह। और बोली मेरे हाथ पे, बोले तू पूरा जंगल बनवा ले तेरी। तो इसी मन से मेले के कार्यक्रम बहुत अद्भुत होते हैं। आप झूला भी झूल सकते थे, आप पकौड़ी भी खा सकते थे, लेकिन आज आप लोग यहाँ कविता सुनने के लिए बैठे हैं। निश्चित रूप से आप देश के उन लोगों में से हैं जिनकी वजह से देश मजबूती के साथ खड़ा है। एक बार जोरदार तालियां पूरा मंच इन लोगों के लिए बजा दे। मन में फूल अब खिलते नहीं हैं, आप यहाँ तक चले आए हो शुक्रिया, कुछ लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। बहुत आभार आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए। बड़े मन से आप साइड में बच्चे देख रहा हूँ, बच्चों के अंदर अलग ही ऊर्जा। भाई साहब देखो 1-2-3 बच्चे सामने बैठे हैं। मैं जानता हूं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन अगर इसी प्रकार से उछल कूद करते रहे तो मेरा वर्तमान जरूर चौपट कर देंगे। इसलिए भाभी जियों से निवेदन है आप इन पांडुलिपियों को संभाल लें। और ये तो बच्चे हैं, मैं आपकी क्षमताओं को जानता हूं, अगर आप चाहें तो इनके बाप भी चुप हो सकते हैं। पिताजी को डाउट था कि इसका बेड़ा गर्क होगा निश्चित। पिताजी ने बोला बेटा कल तेरा रिजल्ट आ रहा है और कल घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो जो भी हो मुझे इशारे से बात करना। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह देना जय श्री राम, अगर 2 में फेल हो जाए तो कहना राधे श्याम, और अगर 3 में फेल हो जाए तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। में समझ जाऊंगा कि 3 में काम हो गया। अब बच्चा भी भाई साहब पक्का सूरजपुर का, अगले दिन रिजल्ट लेकर पहुंचा, पिताजी के बराबर मेहमान बैठे, पिताजी ने दूर से ही देख लिया, इशारे से पूछ लिया हाँ भाई। बोला पिताजी बोल साचे दरबार की। कमाल नहीं इन बच्चों का, अद्भुत बच्चे हैं भाई साहब। एक बच्चे का रिजल्ट आना था, पिताजी ने कहा अगर फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कह दियो। बच्चा फिर यहीं का था, रिजल्ट लेकर घर पहुंचा, पिताजी बोले हाँ भाई क्या हुआ? बोला छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के अपने बाप। अद्भुत बच्चे हैं भाई साहब। लेकिन 4 पंक्तियां प्रदीप भैया मैंने कभी कही कि कभी खुशबू कभी आहट कभी धड़कन से पूछो तुम,
कभी खुशबू कभी आहट कभी धड़कन से पूछो तुम, जो हर पल दिल में जिंदा है उसी तड़पन से पूछो तुम। जवानी की खुमारी के नशे में चूर बैठे हो, नवाबी किसको कहते हैं कभी बचपन से पूछो तुम। आइएगा, देखिए दुनिया भर के दुनिया में कार्यक्रम होते हैं, लेकिन साहित्यिक अनुष्ठान जब जब होते हैं तो मां शारदा को याद किया जाता है। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी परंपरा है कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो भले ही कितनी देरी हो, भले ही हमारे पास समय की कितनी सीमा हो, लेकिन हम अपने इष्ट को मां शारदा को याद करना नहीं भूलते।